कि जहां कहीं पे भी बिल्डिंगें बन रही हैं, उद्योग बन रहा है, वहां मजदूर के लिए आवास की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? कहां से मांग हमारी बनले जब की बात है। सच्चाई तो इस बात की है कि हमारा बोर्ड का पैसा इस नाम पर वो खाना चाहते हैं। प्रस्ताव पेश करके उस संगठन का नाम बदलवाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन सी संगठन? उसमें चूंकि नागरिकों का, जनता के बगैर क्रांति नहीं होती। आओ सर, निसार के साथी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सबकी तरफ से एक कसम का स्वागत है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या अर्थ हुआ इसका? इस नाम के साथ उद्देश्य जुड़ा। वो कैसी आजादी चाहते हैं इस नाम के साथ? बहुत लोगों ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए, मैंने बताया, कुर्बानियां की इस देश में, असंख्य, गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उन लोगों में से हैं, और उनके साथी भगत सिंह, जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों से मुक्ति तो जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से आजादी से ही हिंदुस्तान के मेहनतकश जनता की आजादी नहीं है। सदियों से गुलामी है यहां, जो जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार के ऊपर। तो संपूर्ण आजादी तभी हो सकती है जब ये व्यवस्था बदली जाए, शोषण पर आधारित व्यवस्था, आदमी के द्वारा शोषण खत्म होना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी आजादी वो चाहते। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि शब्दों के कह देने से व्यवस्था का बदलने का मतलब है कि ये जो कुदरत ने दिया सब, कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आज बहुत संपत्ति के मालिक हैं। कमाया किसने? मजदूर ने कमाया, किसान ने कमाया, मेहनत किसने कमाया? कमाई हमारी है, दौलत उनकी तिजोरी में बंद है। ये सामाजिक है, समाज उनका ना समाजवादी व्यवस्था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। तो एक ऐसी व्यवस्था जो समाजवादी हो, पूंजीवादी ना हो, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति ना हो, कुछ बड़े बड़े मालिक, बड़े बड़े जमींदार वो ना हो करके, ये संपत्ति जो कमाई गई है समाज की पूंजी है, ये समाज के ही काम आनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था। तो इस बारे में तो हमें इतनी बात याद रखनी चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को जिनको आप याद कर रहे हैं, आज इस मौके पर देश की आजादी के 75 साल के बाद भी हम ये देखते हैं कि जिस आजादी के लिए वो लड़े थे वो अधूरी रह गई। अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिली, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो आजादी वो चाहते थे वो अभी पूरी नहीं मिली। तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सब ये संकल्प लें कि उनके छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम अपना संगठित होकर के हम हमारी योगदान दें, ताकि एक ऐसी समाज व्यवस्था जैसा चंद्रशेखर चाहते थे इस देश के अंदर आए। ठीक, इसी उद्देश्य को लेकर के CITU काम, सीटू का संगठन इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के काम करता है। हमने पूरे देश के स्तर के ऊपर
तमाम पेशों में काम करने वाले मजदूरों को संगठित करते हुए ना सिर्फ उनकी आर्थिक मांगों को, वो भी जरूरी है, लेकिन तमाम सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव, महिला पुरुष के बीच में भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, सांप्रदायिक धर्म के आधार पर, तमाम तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर मजदूर वर्ग, बात कर मजदूर वर्ग, सीआईटी की बात करते मजदूर वर्ग की एक चेतना पैदा करना। हम यहां जितने बैठे हैं तो कारीगर है, मिस्त्री है, मजदूर है, मेहनत का काम करते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग की चेतना की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि चेतना नहीं है मजदूर वर्ग की। हमारे अंदर भी जाति की चेतना है, हमारे अंदर भी सांप्रदायिक चेतना है, हिंदू, मुसलमान, बिहारी, पूर्बिया, फलाना, जाट, कैर जाट, ये वो, और इस तरह से एक जगह एक तरह से हम पेश आते हैं और दूसरी जगह दूसरी तरह से पेश आते हैं। तो सीआईटी का लक्ष्य है कि हम मजदूरों को संगठित करते हुए उनमें मजदूर वर्ग की चेतना पैदा करें, ताकि हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे जो साथियों का जो लक्ष्य था, क्योंकि उसके बगैर जब तक ये मेहनत का जनता, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि क्रांति जो है वो बम से और पिस्तौल से नहीं होगी, हथियार से नहीं होगी, तो माध्यम हो सकते हैं, क्रांति यही मजदूर वर्ग करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारे बीच की जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बंटवारा है, ये सबसे बड़ा बाधा है। ये इसमें अगर ये चेतना पैदा होती है, वर्गीय चेतना पैदा होती है, तो ये एक शक्ति है, इतने बड़े साम्राज्य को जिसने भगा दिया है वो इस व्यवस्था को भी बदल सकती है। अब ये एक बात समझने की, और इस उद्देश्य से मैं निश्चित तौर पे हमारी भवन निर्माण कामगार यूनियन की राज्य कमेटी को उसका धन्यवादी हूं कि उसने पहल कदमी ली है, ये निर्णय लिया है कि हम हमारे ही बीच में, हमारे ही निर्माण मजदूरों, कारीगरों के बीच में एक तबका है, प्रवासी मजदूर जिनको हम कहते हैं, उनकी क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं, क्या पीड़ाएं, उनको गहराई से जाना जाए। ऐसा नहीं है कि अब से पहले वो हमारे संगठन के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले सीआईटी के भवन निर्माण कामगार यूनियन ने उनके ऊपर कोई काम ही नहीं किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा है हरियाणा के अंदर प्रवासी मजदूरों का हरियाणा की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, हर क्षेत्र में, खेती में, उद्योग में, निर्माण में, हर क्षेत्र में, तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस हिस्से को एक संगठित, क्योंकि वो अपने आप में भी, वो तो आप चर्चा करेंगे, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आपकी रिपोर्ट भी है, आप भी उसके अंदर योगदान करेंगे। ये मजदूर वर्ग की एक बहुत बड़ी ताकत है जो अभी असंगठित है। असंगठित होने की वजह से ना सिर्फ वो खुद शोषित है, बल्कि हमारी भी, संगठन की भी, मजदूरों के संगठन की, मजदूरों के कुल मिलाकर के हमारी सरकार पर, प्रशासन पर दबाव डाल करके मजदूरों के पक्ष में जो कोई काम करवाने की जो क्षमता है सांगठनिक, वो भी कमजोर बनी रहती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मनोज के पास कोई फौज तो नहीं है कि वह मनोज को बोल दो और भाई उसको बोल दिया तो मनोज आएगा, सब समस्याओं को हल कर देगा। इधर से विनोद को बोल दे तो विनोद आएगा, अपना फौज पर लेकर के वो सब अपना छू मंत्र सब समस्याओं का हल कर देगा। इधर से कश्मीरिया अपने साथी जींद वाले कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। हम भी एक व्यक्ति हैं आपकी तरह से,
हमारी ताकत और आपकी ताकत मिल करके, और इस तरह से हमारी जो प्रभाव की क्षमता तभी बनेगी जब इस संगठन का हिस्सा आप सब बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपकी रिपोर्ट रखी जाएगी, आप चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इस मौके के ऊपर 10-15 मिनट आपसे लूंगा और एक दृष्टि, नजर देखने का तरीका वो मैं आपके सामने रखूं। एक होती है बहुत एक संकीर्ण दृष्टि, जैसे होता है ना कई बार, क्योंकि हम दुखी होते हैं। मैं जब मेरी दिहाड़ी मार रखी है, मैं सोचूंगा भाई ये सारे भाषण भूषण छोड़ मेरी दिहाड़ी दिलवा, मेरे साथ मारपीट की है, मेरे को न्याय दिलवा दे। मैं यही एकदम से चाहते होते हैं। जरूरी है, वो पीड़ा को हम समझते हैं, लेकिन ये जो रोज रोज अपमान का घूंट जो हमें पीना पड़ता है, ये जो रोज रोज हमारे साथ अन्याय जो हो रहा है, इस स्थिति से निपटने के लिए हमें एक दृष्टिकोण तो अपनाना पड़ेगा। अकेले अकेले तो नहीं होगा। और उस दृष्टि में 3 तरह से मैं कहता हूं, आप साथी, क्योंकि ये रैली नहीं है, आज हमने रैली नहीं बुला रखी, आप चुनिंदा प्रतिनिधि साथी हैं 6-7 डिस्ट्रिक्ट से जो आए, जो बुलाए। तो एक तरह से यूं लगा लो कि जो पहलकदमी करने वाले, नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने वाले साथी वो हैं, यहां आए हैं। आप लोगों ने ये काम करना है तो किस दृष्टि से करना है, हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपका, हर मजदूर का, बल्कि मैं कहता हूं वो उसकी पहचान 3 तरह की पहचान, कम से कम 3 पहचान। एक, वो एक मजदूर है, जैसे आप भवन निर्माण के एक मजदूर हैं। वो आप मजदूर हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, आपकी भाषा क्या है, बोली क्या है, महिला है कि पुरुष है, कुछ मुद्दे हैं आपकी समस्या ऐसी हैं जो भवन निर्माण के मजदूर होने के नाते हैं, रही है, जिसके लेकर के आप मांग उठाते रहे कि भाई आप काम कर रहे हैं, काम करते करते दुर्घटना का शिकार हो जाता है, कोई भी हो सकता है, पैर टूट गई, सफेदी कर रहे हैं, निर्माण का कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ये तो नहीं ना कि भाई जाट है कि ब्राह्मण है कि बिहार का है कि यूपी का है, कौन सी का है, क्या है, दुर्घटना किसके साथ नहीं हो सकती है, होती आई थी। तभी तो हमने ये मांग उठाई कि सुरक्षा का कोई कानून बनना चाहिए। कितने सालों तक अपन लड़ाई लड़ी। तो मजदूर होने के नाते एक समस्या है। आप दुनिया भर की अटालिकाएं हमने खड़ी की हैं, सारे शहर नगर खड़े कर दिए, हमारी भी तो कोई रहने की जगह होनी चाहिए। मजदूर हैं, सबका किया है। अब वो हरियाणा के गांव से गुड़गांव में गया है या बिहार से आया है, गुड़गांव में बिल्डिंग बनाई है या फरीदाबाद में बनाई है या पलवल में बनाई है, आवास की समस्या है क्या, है कि नहीं है? बच्चों की शिक्षा की समस्या है कि नहीं है? स्वास्थ्य की ये समस्याएं कुछ तो है ऐसी। तो एक मजदूर होने के नाते एक समस्या है। दूसरी समस्या है उसी मजदूर के अंदर भी, इन मजदूरों के अंदर भी एक समस्या है, वो अलग है। महिला पुरुष मजदूरों में, दोनों में फर्क है। महिला होने के नाते कुछ अलग समस्या है। एक महिला है, काम वही है, बराबर है, दिहाड़ी बराबर नहीं है। कई बार इस वजह से भी महिला को, क्योंकि वो महिला है, हमारे समाज में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, छेड़खानी होती है, वगैरह वगैरह, जो समस्या पुरुष की तो नहीं है, पुरुष मजदूर की नहीं है, महिला पुरुष की है।
तो एक कोई भी यूनियन अगर संगठित, अगर न्याय की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपको उस मजदूर की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। न्याय के लिए एक महिला है, काम उसका भी बराबर है। कई बार तो ऐसा भी तो उसके पास बच्चा भी होगा, और वो बच्चा गर्मी में भी है। अपना कानून के अंदर तो लिखवा दिया कि जहां महिला होगी, काम करते होगी, वहां क्रैच होगा। लागू तो नहीं हो रहा। शेड की भी बात सब आई लिखी गई। तो एक महिला होने के नाते, इसी तरह से जैसे प्रवासी दूसरे राज्य से आए हैं, उसके होने के नाते एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसको कमजोर मान लिया जाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमें जो इस कामगार यूनियन ने ये मीटिंग बुलाई है, वो इस दृष्टि से बुलाई। कभी हम महिलाओं की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, हम प्रवासी मजदूर की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, और उनको अपनी यूनियन का, मांग पत्र का, आंदोलन का, सबका एक हिस्सा बना करके, ताकि एक समग्रता में कोई तबका ऐसा नहीं बचना चाहिए, एक न्याय संगत एक बात आए। और तीसरी बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके साथ ही, कि हम सिर्फ इतने तक महदूद ना रहें। कभी मत भूलो कि हम इस देश के नागरिक, अपने आप को कई बार हम खुद भी मान लेते हैं जैसे अपने आप को पराया। पराया तो एक न्यारी चीज है। ये जो कहते हैं ना, इस देश को आजाद करवाने में इस देश के तमाम नागरिक, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, यूपी था, बिहार था, क्या था, सभी ने अपना योगदान दिया है। हम सब का इस पे हक है, इसके प्रति कर्तव्य भी है। तो इस एक नागरिक होने के नाते भी कुछ मसले हैं हमारे, जो कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर वो भूल जाओगे, हम ये सोचे हमारी भाई अपना क्या वास्ता है, वहां भवन निर्माण के, बनी बता, और हमारा किसान से क्या मतलब है, हमारा नौजवानों से क्या मतलब, महिलाओं से क्या मतलब है, हमारा आंगनबाड़ी से क्या मतलब, मेरा इसका बता। जो देश में कुल मिला करके जब घटित होता है, जैसे मैं कहता हूं, मान ले अब एक देश के अंदर तो भूकंप आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया, 50,000 लोग मर गए, 50,000 से ज्यादा मर गए ना। देखा भूकंप ने कि कौन था ये, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए तो नहीं देखता। इसी तरह से युद्ध हो जाए, अगर हिंसा हो जाए देश में, क्या हमारा सरोकार नहीं होगा उसका? क्या हम पर उसके असर नहीं पड़ेंगे? इस तरह से कुछ सरकार की नीतियों की वजह से कुछ प्रभाव देश के नागरिकों के ऊपर पड़ते हैं, जिससे देश में अगर अशांति पैदा हो, अखंडता पैदा हो, देश के अंदर मान ले महंगाई, गरीबी, असुरक्षा पैदा होती हो, तो वो हमारे भी मसले होंगे। ये सोच करके चलना चाहिए। तो एक समग्रता में एक दृष्टि अपनाने की जरूरत है। इस नजरिए से, इस दृष्टि से हमेशा काम करने की आप लोगों को जरूर, जो संगठनकर्ता लोग हैं, यहां क्योंकि बाहर से लोग आए हैं, तो हम देखते हैं कुछ संगठन बने हुए हैं। एक मिनट, कुछ संगठन हैं बने हुए, काम कर रहे हैं, संस्कृति के नाम पे, लोगों की धार्मिक आस्था के नाम पे, तीज त्योहारों के नाम पे आयोजन करते हैं। नाम भी उन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं, बहुत तरह के नाम रखे हुए हैं, और लोग उसमें भाग भी लेते हैं। और धीरे धीरे वो तमाम आयोजन इस तरह से एक रूप ले लेते हैं, धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं लगता, सहजता के साथ, जिसको हम बोलते हैं सांप्रदायिकता का, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के खिलाफ एक नफरत का।
हिंदुत्व का, हिंदू गौरव का, और ये देश में कई वर्षों से लगातार एक चलता है, आप में एक पहचान पैदा करता है। अब उसका शिकार हो जाते हैं। और ये अगर ये जो दृष्टि है, अगर संप्रदाय के आधार पर देखने की दृष्टि, क्या हुआ भाई? क्या नारे दिए जाते हैं? एक तरफ तो है, अब ये एक बहुत बड़ा घालमेल चल रहा है देश में। एक तरफ है जो हमारी आजादी के बाद से अब तक हमने जो खड़ा किया था, एक आत्मनिर्भरता का आधार खड़ा किया था, बड़े पैमाने पर अपने कुछ मित्रों को, पूंजीपतियों को, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम 10 साल पहले कोई जानता नहीं था, वो दुनिया के 2 सबसे अमीरों में शामिल हो गया। कैसे हो गया? कोई क्या जादू था कि उसने जिस जगह पे भी हाथ लगा, बंदरगाह खड़ी हो गई, हवाई अड्डे उसके पास हो गए, उसके पास कोयले की खानें होगी, बिजली के कारखाने हो गए, उसके बड़े बड़े गोदाम, और क्या 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 नहीं हो गया, रियल एस्टेट, और उसके पास सभी बैंकों से पैसा ही पैसा उपलब्ध है, लाखों करोड़ रुपए। अध्यक्ष मंडल ने भी कहा था कुछ देर के लिए अपना फोन आप साइलेंस पे कर लें, थोड़ी देर। अब ये एक तरफ तो ये है कि आप सारे कानून नियम बदल करके, सारे कानून नियम बदल करके एक खास पूंजीपति को फायदा पहुंचा रहे, देश के कानून बदल करके। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। एक को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके लिए आप टैक्स भी माफ कर दे रहे हैं, उनके कर्जे भी माफ कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, एक आंकड़ा ताजा आया अभी कुछ दिन पहले कि इस कोरोना के 2 साल में जो सबसे ज्यादा आपदा का समय था, इस समय के ऊपर देश में जितनी दौलत पैदा हुई, जितनी संपदा पैदा हुई, उसका 40% हिस्सा ऊपर के जो अमीर 1% है, उन्होंने हड़प लिया। 1% उनके हाथ में पहुंच गया। और जो हम ये जो मेहनत करने वाले 50% जो नीचे की आबादी है, उनके हिस्से 3%, 100 में से 3%। और जब टैक्स देने का बारी आई, टैक्स, तो ये जो गरीब 50% हैं, ये ऊपर के 10% से भी 6 गुना ज्यादा टैक्स देते, 6 गुना जीएसटी, अप्रत्यक्ष टैक्स, टैक्स हमसे ज्यादा और दौलत उनको ज्यादा। हम पर तो आटे पर भी टैक्स लग गया, लस्सी पर भी टैक्स लग गया, और उनका कॉर्पोरेट भी टैक्स माफ कर दिया। अब ये एक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, एक चरित्र दिखाई दे रहा है। इसको ढकने के लिए ये जो है, जो अंग्रेजों ने भी किया था कि ये आप अपना चेहरा भारत माता का, देशभक्ति का, फलाने का, विकास का दिखाने के लिए यहां आता है, फिर उसमें आप धर्म की आड़ लेते, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके लिए है ये इतिहास में हमारे साथ, हिंदुओं के साथ ये किया गया था, उसका बदला लेंगे। जगह जगह धर्म संसद हो रही है, गौ की रक्षा होगी, ये लव जिहाद हो रहा है, ये इनकी आबादी बढ़ रही है, हिंदू धर्म खतरे में है, 4-4 शादियां कर रहे हैं, इनकी आबादी बढ़ रही है, हिंदू धर्म खतरे में है। तुम सत्ता में हो, घुसपैठिए आ गए हैं, एक एक घुसपैठियों को निकालना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। यही सुनते होगे ना आप लोग, हैं? तो सारा जोर इसके ऊपर है। एक तरफ हमारे लिए अभी इसी बजट में, और छोड़ दो, आखिरी बजट है चुनाव से पहले, उनको इस बात का भी डर नहीं कि चुनाव आएगा,
तो लोगों को कुछ दे दो, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को हिंदू मतलब ये वो करके आप कैसे कर लेंगे। इसी बजट के अंदर 1/3 बजट घटा दिया नरेगा के ऊपर, कटौती 33%। गरीब आदमी, देहात में रहने वाला, बेरोजगारी आज देश में भयंकर है। और क्या है मनरेगा के तहत, क्या दिहाड़ी है? दिहाड़ी नहीं बना रहे, लेकिन उसके अंदर जरूरत थी, हमने मांग की थी कि आज जितने लोगों के कार्ड बने हुए हैं, 100 दिन की तो छोड़ दो, अगर उनको 70 दिन भी काम दो तो 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए बजट का लगना चाहिए। लेकिन बढ़ाने की बजाय कटौती कर। आपका राशन वितरण व्यवस्था, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे मुफ्त में दे रहा हूं और इसके लिए वोट भी मांगेगा, मोदी का खाया है, चुनाव आएगा, यूपी में भी लिया था उन्होंने। आप ये बजट के अंदर 90,000 करोड़ रुपए की राशन वितरण व्यवस्था के अंदर कटौती की है। 90,000 करोड़ रुपए की कैसे कर दी? वो कहां से हुई है? ये कह रहे हैं बहुत नकली फर्जी लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखे थे। अपनी हरियाणा की सरकार भी यही कह रही है, परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर अनेकों लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए। परिवार पहचान पत्र आइडेंटिटी के नाम के ऊपर काट दिए, तो लाभार्थी कम कर दो, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक 5 किलो प्रति व्यक्ति बीपीएल के तहत 2 रुपए के भाव पे, 1 रुपए के भाव पर, जो 3 रुपए के भाव पर जो मिलता था, वो बंद कर दिया। अब उसको आप बाहर से खरीदो, उसमें कटौती है। जो सरकार खरीदती है किसान से राशन वितरण व्यवस्था के लिए, एफसीआई भंडार करती है, तभी तो राशन डिपो पर आता है ना। समझिए इस बात को। जब किसान आंदोलन था तब कहते थे, मजदूर कहता था हमारे क्या मतलब इसका मतलब यह है कि किसान की खरीदारी अगर नहीं होगी, एफसीआई के गोदाम नहीं होंगे, गोदाम अगर अडानी के होंगे तो राशन वितरण व्यवस्था नहीं रहेगी। तो एफसीआई के खरीद के लिए जो पैसा था बजट के अंदर, उसके अंदर इस बजट में उसमें कटौती कर दी। खरीद पर कटौती, भंडारण पर कटौती, उनके खाद पर कटौती, हमारे राशन पर कटौती, मनरेगा के ऊपर कटौती। अब ये एक चरित्र है। हमारे गरीब के बच्चे, प्रवासियों के, यहां स्कूल के अंदर, क्योंकि शिक्षा देश का नागरिक का कोई भी स्कूल में आके पढ़ ले, दाखिल करवा लेते थे, लेकिन अब कर दिया खट्टर की सरकार। देशभक्ति की बात करते हैं, ठेकेदारी ले रखी है। अब की बार लाखों बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र जिसका होगा उसी का बच्चा दाखिल होगा। तो परिवार पहचान पत्र नहीं तो आपके बच्चे का दाखिला नहीं है। तो आपने बच्चे पढ़ाने हैं तो आप प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाओ, सरकारी स्कूल के अंदर नहीं। सरकारी शिक्षा के ऊपर जो सरकार का खर्चा है उसको सरकार खत्म करने जा रही है, बंद करती जा रही है। या सरकार ने स्कीम बना दी कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कुछ स्कूलों के नाम रख दिए, उनकी तो फीस देनी पड़ेगी, 500 रुपए 600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। लेकिन कोई बीपीएल परिवार का अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल को छोड़ करके आएगा तो सरकार उसको 1100 रुपए सरकार देगी। यानी कि सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट में आओ, प्राइवेट के लिए आपको छूट देगी। अभी हरियाणा के बजट में सरकार ने और कह दिया कि भाई ये बीमा योजना चिरायु भारत की, उसमें गरीबों को और जोड़ दी हमने। आप भी 125 रुपए महीना दो, उसका हिस्सा बन जाओ, आपका भी बीमा हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का। वो अलग बात है कि कितने हॉस्पिटल पैनल पे थे, कितने वो क्या, वो अलग धंधा है। लेकिन इस बीमा के नाम पर सरकारी हॉस्पिटल, सार्वजनिक हॉस्पिटल, उनको उजाड़ो और प्राइवेट को बढ़ावा दो, मुनाफा कमाओ। तो इस सारी खेल को हमें समझना है। क्यों हमारा भवन निर्माण का ये बोर्ड, अब इसी बजट में तो कह रहे हैं आपके लिए हॉस्टल बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे, लेबर हॉस्टल,
बच्चों के लिए क्रैच भी खोल लेंगे।